हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर कंटिन्यूएशन है क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशंस चैप्टर का। पार्ट 2 है ये। और चलिए कंटिन्यू करते हैं विद सम मोर म्यूटेशंस। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपको बाहर से दिखती कैसी है। जैसे कि अगर मैं पेड़ कहूँ तो सिंपली अगर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर है आप इजीली समझ जाएंगे कि हाँ ये पेड़ है, और यही इसकी मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको कि देख के आप समझ सकते हैं कि जिस चीज़ की बात हो रही है वो कैसी है। Mitotic chromosomes have been distinguished historically by their relative size and centromere placement. हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स को अगर आपको देखना है तो आप उनको सेल साइकिल की मेटाफेज स्टेज में देख सकते हैं। तो जो माइटोटिक क्रोमोसोम्स हो रहे होते हैं, जो क्रोमोसोम्स देखे जाते हैं, क्रोमोसोम्स सेल साइकिल की डिवीज़न के टाइम पे ही आप देख सकते हैं। तो जो माइटोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं इनको पहचानने के लिए क्या किया जाता है, इनको मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए करना क्या होता है, कैसे आप पहचान सकते हैं। इनका जो साइज़ होता है और साथ ही इनका जो सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर मैं ड्रॉ करूं, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये क्रोमोसोम्स जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो किस जगह पे ये जुड़े हुए हैं, जुड़ने के जो पॉइंट होता है उसी को सेंट्रोमियर बोला जाता है। तो सेंट्रोमियर का जो प्लेसमेंट है और इनका जो रिलेटिव साइज है उसके बेस पे आप क्रोमोसोम्स को पहचान सकते हैं। Centromere is the site of attachment of the chromosome to the spindle apparatus. सेल साइकिल का जब डिवीज़न हो रहा होता है, ये क्रोमोसोम्स हैं और ये यहाँ पे ये पोल होता है। अब यहाँ से क्रोमोसोम अटैच होते हैं इस पोल से विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स की मदद से ये क्रोमोसोम्स ऊपर और नीचे की तरफ से चले जाते हैं और यहाँ से सेल डिवाइड हो जाती है, दो सेल बन जाती हैं। तो जो साइट ऑफ अटैचमेंट होती है, जो क्रोमोसोम के अटैच होने की साइट है, उसी को सेंट्रोमियर बोला जाता है। ये जो सेंट्रोमियर है अपना मेन रोल प्ले करती है सेल डिवीज़न के टाइम पे। डिवीज़न के टाइम पे क्रोमोसोम्स का जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उनको अलग करने में स्पिंडल फाइबर्स से ये अटैच होती है। The connection is made between microtubules of the spindle and a protein complex called the kinetochore. अगर कनेक्शन की बात करें तो सेंट्रोमियर तो कांटेक्ट पॉइंट हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में जिस जगह से क्रोमोसोम्स का अटैचमेंट होता है, जहाँ से आके स्पिंडल फाइबर कनेक्ट होते हैं, उसको काइनेटोकोर बोला जाता है। काइनेटोकोर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और इसी के हेल्प से कनेक्शन होता है। जो क्रोमोसोम्स हैं ये यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, इनके ऊपर एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी को काइनेटोकोर बोला जाता है। ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है और फिर इनके डिवीज़न में मदद करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डायग्राम दिखाया गया है। ये एक क्रोमोसोम है, इसको हम समझने के लिए स्ट्रेट ही लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। यहाँ पे देख सकते हैं आपको सेंट्रोमियर दिखाया गया है। सेंट्रोमियर एक ऐसा एरिया होता है जो कि अटैचमेंट में मदद करता है। काइनेटोकोर की अगर हम बात करें, काइनेटोकोर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि ये क्रोमैटिन प्रेजेंट है और यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर से अटैच है, और ये जो पार्ट है ये काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर में एक इनर लेयर है, एक मिडिल लेयर है और एक आउटर लेयर है। अगर इनर लेयर की बात करें तो इसकी थिकनेस होती है 40 to 60 नैनोमीटर, मिडिल लेयर की थिकनेस होती है 25 to 30 नैनोमीटर
और आउटर लेयर की थिकनेस होती है 40 to 60 नैनोमीटर। क्रोमोसोम्स आर मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ये टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स के। जो 4 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं उनका डिवीज़न कुछ इस तरीके से होता है कि सेंट्रोमियर किस जगह से अटैच है। अगर 2 क्रोमोसोम्स की बात करें, अगर ये 2 क्रोमोसोम्स हैं और अगर ये बीच में अटैच हैं, इनके बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो बीच में कोई भी चीज़ होती है उसके लिए मेटा वर्ड का यूज़ किया जाता है, तो इसको मेटासेंट्रिक बोलेंगे। ये अगर जो क्रोमोसोम्स के बीच की डिस्क है ये बीच से थोड़ा सा साइड में है तो इसको सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। समझ लीजिए एक हिसाब से बीच में ही है लेकिन हल्का सा इधर उधर है। अगर ये थोड़ा सा साइड में पहुंच जाती है, कॉर्नर्स पे पहुंच जाती है, जैसे ये डिस्क यहाँ पे है, ये कॉर्नर पे है, थोड़ा सा एकदम से क्रोमोसोम का जो एंड पॉइंट है उसके आसपास में है, तो इसको एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे। और यही अगर टर्मिनल्स पे है कि जो 2 क्रोमोसोम्स अटैच हैं, यहाँ पे टर्मिनल पे कोई भी डिस्क प्रेजेंट है इनको कनेक्ट करने के लिए, जो भी सेंट्रोमियर है, तो इसको टीलोसेंट्रिक बोला जाता है। तो ये जो क्रोमोसोम्स का डिवीज़न होता है, क्रोमोसोम्स के टाइप होते हैं, ये सेंट्रोमियर किस जगह पे है उसके बेस पे इनका टाइप डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है विजुअलाइजिंग क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं या फिर उनको देख कैसे सकते हैं। कन्वेंशनल साइटोलॉजिकल स्टेन्स सच एज फेल्गन्स, राइट्स एंड हेमाटोजाइलम, ये कुछ स्टेन हैं जिनके द्वारा आप स्टेन कर सकते हैं क्रोमोसोम का। स्टेन करने का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर कलर दे दिया ताकि आप इजीली उनको पहचान पाएं। तो इन स्टेन्स का यूज़ होता है यूज्ड टू विजुअलाइज क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स को देखने के लिए। An advance in the recognition of individual chromosomes was the demonstration that fluorescent strain and chemical dyes can react with specific chromosome region. Recognition के लिए होता क्या है, जो भी स्ट्रेन दिया है मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ्लोरिसेंट स्ट्रेन होता है। फ्लोरिसेंट का मतलब होता है ऐसा स्ट्रेन जो कि कलर तो देगा ही, कलर के साथ में एक फ्लोरिसेंस भी देगा। फ्लोरिसेंस का मतलब होता है एक ब्राइटनेस, एक चमक भी देगा। तो और ये जो चमक आती है ये कैसे आती है, क्रोमोसोम्स के स्पेशल रीजन्स के साथ में ये जो डाई आपने यूज़ की है, जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो भी स्टेन आपने यूज़ किया है, इसका रिएक्शन होता है और रिएक्शन की वजह से ये फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होता है। When chromosomes are stained with fluorescent dye, quinacrine and quinacrine mustard, the resulting fluorescence pattern visualized after staining is called Q banding. दो स्पेशल डाइज यहाँ पे बताई गई हैं, क्विनाक्राइन एंड क्विनाक्राइन मस्टर्ड। अगर आप इनसे स्टेन करते हैं क्रोमोसोम को विजुअलाइज करने के लिए, तो जो भी फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होता है उस पैटर्न को आप क्यू बैंडिंग बोलते हैं। क्यू बैंडिंग गिव्स अ पर्टिकुलरली इंटेंस स्टेनिंग ऑफ ह्यूमन वाई क्रोमोसोम। जो क्यू बैंडिंग है इसको ज़्यादातर वाई क्रोमोसोम की स्टेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंटेंस स्टेनिंग देती है वाई क्रोमोसोम की, दैट इज़ जो मेल क्रोमोसोम होता है उसकी स्टेनिंग के लिए क्यू बैंडिंग का यूज़ करते हैं। And this may also be used to distinguish the Y chromosome in the interphase nuclei. और चूंकि ये Y क्रोमोसोम को स्टेन करता है, इसलिए इंटरफेज न्यूक्लियाई में Y क्रोमोसोम को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्यू बैंडिंग का यूज़ किया जाता है। अभी हमने क्रोमोसोम के टाइप्स पढ़े थे। क्रोमोसोम के टाइप के बेस पे आप देख सकते हैं मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक।
मेटासेंट्रिक है, बीच में है सेंट्रोमियर। एक्रोसेंट्रिक मतलब कॉर्नर पे है, और टीलोसेंट्रिक मतलब टर्मिनल पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। इसके अलावा एक और टाइप होता है सब मेटासेंट्रिक, जो कि मेटासेंट्रिक जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ी सी उसकी पोजीशन इधर उधर शिफ्ट हो जाती है, इसीलिए उसको सब मेटासेंट्रिक बोला जाता है। द केमिकल डाई जिम्सा स्टेन एक स्टेनिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला डाई है जिम्सा, और बहुत ब्रॉड स्केल पे यूज़ होता है। उम्मीद है कुछ लोगों ने किया भी होगा जिम्सा स्टेन को। तो जो जिम्सा स्टेन होता है, जिम्सा स्टेन इन पैटर्न और जी बैंड्स, इसके द्वारा जो स्टेन मिलते हैं उनको जी बैंड्स बोला जाता है। तो ये जो जी बैंड्स होते हैं सिमिलर टू दो सीन इन क्यूब बैंडिंग, जो जी बैंड्स होते हैं जो कि जिम्सा स्टेन से मिलते हैं, ये क्यूब बैंडिंग से सिमिलर होते हैं जो कि क्विनाक्राइन डाई के स्टेन से मिलते हैं। अब बात आती है कि जब दोनों से ही सेम पैटर्न मिल रहा है, सेम बैंडिंग मिल रही है, तो फिर डिफरेंस क्यों? जिम्सा स्टेनिंग वॉज फाउंड टू मैप स्ट्रक्चरल एबरेशंस, जो स्ट्रक्चर में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, कोई भी स्ट्रक्चरल एबरेशंस होते हैं, तो इनको पहचानने के लिए जिम्सा स्टेन का यूज़ कर सकते हैं। एंड इज़ द मोर कॉमनली यूज्ड स्टेनिंग मेथड फॉर एनालाइजिंग क्रोमोसोम, और ये स्ट्रक्चरल एबरेशंस को बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर सकता है, इसीलिए जिम्सा स्टेन का बहुत ब्रॉड लेवल पे यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ये स्टेनिंग डाई है, और क्रोमोसोम्स के एनालाइजेशन के लिए जिम्सा स्टेन बहुत परफेक्ट स्टेनिंग देता है और इजीली डिस्टिंग्विश कर सकता है किसी भी एबनॉर्मेलिटी को, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। Harsher treatment of chromosome, that is 87 degrees centigrade for 10 minutes, then cooling to 70 degrees centigrade before Giemsa staining will produce a pattern opposite to the G bending pattern called R bending. एक नई टाइप की बैंडिंग आई आर बैंडिंग, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें क्या किया आपने, पहले क्रोमोसोम को 87 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए ट्रीट किया। इतने हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करने के बाद में इसको कूल किया आपने 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसके बाद में आपने जिम्सा स्टेनिंग की। तो अगर नॉर्मली जिम्सा स्टेनिंग आप कर रहे थे तो आपको जी बैंड मिल रहा था, लेकिन आपने जब ट्रीटमेंट दिया है ये हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर का, तो इससे जो भी पैटर्न मिला उसको हम आर बैंडिंग बोलते हैं। एल्कली ट्रीटमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स रिजल्ट्स इन सेंट्रोमियर स्टेनिंग, जो एल्कली ट्रीटमेंट होता है, किसी भी एल्कलाइन सॉल्यूशन का ट्रीटमेंट दे दिया जाता है क्रोमोसोम्स को, तो एक अलग टाइप का बैंडिंग पैटर्न मिलता है, उसको सी बैंडिंग बोला जाता है। इन कंट्रास्ट यूक्रोमैटिन विच इज़ रिलेटिवली रिच इन जीन एक्टिविटी, जो यूक्रोमैटिन होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, इनमें इनके जो जीन्स का पैटर्न होता है उसको ओपन पैटर्न बोला जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं, और जीन की एक्टिविटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मे नॉट बी स्टेन्ड एज मच एज हेटेरोक्रोमैटिन इन सी बैंडिंग। तो अगर हेटेरोक्रोमैटिन को स्टेन करना है तो सी बैंडिंग को आप यूज़ कर सकते हैं, और जो यूक्रोमैटिन है उसके लिए बहुत ब्रॉड स्केल पे सी बैंडिंग का यूज़ नहीं होता है। अब क्या है बैंडिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे जी, क्यू, आर और सी बैंडिंग दिखाई गई है। हमने पढ़ा कि जी एंड क्यू दोनों ही बैंडिंग सेम पैटर्न होता है, एक जैसी ही दिखती हैं, बस डिफरेंस ये आता है कि अगर आप जिम्सा से करते हैं तो स्ट्रक्चरल एब्रेशंस को बहुत अच्छे से आप पहचान पाते हैं। बाकी जी और क्यू बैंडिंग का पैटर्न एकदम सेम रहता है, जहाँ जहाँ पे बैंड जी का मिलता है वहीं पे क्यू का मिलता है। जी और क्यू का मतलब स्टेन से है, जिम्सा स्टेन और क्विनाक्राइन स्टेन। नेक्स्ट अगर बात करें आर बैंडिंग की, तो आर बैंडिंग का मतलब होता है कि आपने जो ट्रीटमेंट दिया था हीट एंड कोल्ड का,
उसकी वजह से थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ मिलता है और ये आपका आर पैटर्न मिलता है। इसमें भी जिम्सा का ही यूज़ होता है स्टेन के लिए। नेक्स्ट आता है सी बैंडिंग। सी बैंडिंग में हमने देखा था कि पहले एल्कली ट्रीटमेंट दिया जाता है क्रोमोसोम को, उसके बाद में सेंट्रोमियर की स्टेनिंग होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंट्रोमियर ही स्टेन हुआ है, आपको सेंट्रोमियर का स्टेन होता है, इसीलिए इसका नाम सी बैंडिंग दे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किसी न किसी चीज़ से मिला के ही आपको नाम दे दिया गया है, आप याद भी करके रख सकते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, तो इसको याद करके रखिएगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। जिम्सा स्टेन के लिए जी बैंडिंग और क्विनाक्राइन के लिए क्यू बैंडिंग, दोनों का ही पैटर्न सेम होता है। आर बैंडिंग के लिए आप पहले हीट ट्रीटमेंट कर देते हैं, फिर जिम्सा देते हैं, आर बैंडिंग बन जाती है। और जो सी बैंडिंग होती है वो सेंट्रोमियर्स को स्टेन करती है। अब एक और चीज़ आती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम लोकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल लोकेशन बाय जी बैंड पैटर्न, जी बैंडिंग पैटर्न, दैट इज जिम्सा से जब आपने स्टेन किया, जो आपको पैटर्न मिला है उसका मतलब क्या है। यहाँ पे हमने जो देखा था, ये आपको जो पैटर्न मिल रहा है तो क्या मतलब होता है इस पैटर्न का, ये चीज़ हम डिटेल में देखते हैं। लोकेशंस आर डेजिग्नेटेड बाय द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर 17 का एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पे जी बैंडिंग का पैटर्न यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। होता क्या है, एक देख सकते हैं आप, एक आर्म ये है और एक आर्म ये है, तो एक की छोटी आर्म है, एक की बड़ी आर्म है। होता क्या है, जो पी आर्म है, पी की अगर हम बात करें तो ये छोटी वाली आर्म है, आर्म देख सकते हैं छोटी वाली आर्म पे लिखा हुआ है। जो आर्म क्यू है, क्यू बड़ी वाली आर्म है। तो यहाँ पे अगर छोटी आर्म की बात हो रही है क्रोमोसोम की तो वो पी बोला जाएगा उसको, और अगर क्रोमोसोम की बड़ी आर्म की बात हो रही है, लॉन्ग आर्म की बात हो रही है, तो इसको क्यू बोलेंगे। नेक्स्ट आता है, अब इनके रीजन डिवाइड किए गए हैं। पी, सबसे पहले छोटी आर्म की बात कर रहे हैं, पी में दो रीजन है, एक 2 और एक 1। 2 रीजन में इतना पार्ट आया, 1 वाले रीजन में इतना पार्ट आया। अब इस रीजन को बैंड्स में डिवाइड किया जाता है। जो 2 वाला रीजन है इसको डिवाइड किया गया है 2 बैंड्स में, एक 2 एक 1। अब बैंड्स भी फर्दर सब बैंड्स में डिवाइड होते हैं। 2 वाले को 3 to 1 में डिवाइड किया गया है और 1 वाले को 2 1 में डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से ये पैटर्न बन गया, एक आर्म को कैसे पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट आता है, सेम चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। क्यूब आर्म है, दैट इज़ बड़ी आर्म है। अब इसको रीजन्स में डिवाइड किया, रीजन्स के बाद में इसको बैंड्स में डिवाइड किया और फर्दर इसको सब बैंड्स में डिवाइड कर दिया। अब ये आता है कि इसका नाम कैसे देंगे। क्रोमोसोम नंबर 17 की हम बात कर रहे हैं, तो इसको नाम देने के लिए ऐसे किया जाता है कि जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिया गया है, दी आर्म क्यू रीजन 1 बैंड 1 एंड दी सब बैंड 2। इसकी किस रीजन की बात कर रही है, जैसे कि कोई भी आपने रीजन ले लिया, ये वाला रीजन यहाँ पे लिया गया, तो इस रीजन का मतलब क्या हुआ, आपने कौन सी आर्म पे ये रीजन लिया। क्रोमोसोम नंबर क्या है, क्रोमोसोम नंबर है 17, आर्म कौन सी है, क्यू। फिर ये किस रीजन में है, रीजन कौन सा है, रीजन 1, तो आपने क्यू के आगे 1 लिखा। उसके बाद में आता है बैंड कौन सा है, कौन सा बैंड है, 1, आपने अगेन यहाँ पे 1 लिखा। और बैंड के बाद में आता है सब बैंड कौन सा है, सब बैंड है इसका 2, तो आपने 2 लिख लिया। एक काम करते हैं यहाँ पे कि जो बैंड और सब बैंड है उनके बीच में एक पॉइंट लगा देते हैं, तो इस तरीके से क्रोमोसोम की नेमिंग की जाती है। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल देके समझाया, आप कोई भी रीजन सेलेक्ट करिए और उसकी नेमिंग अपने हिसाब से करने की कोशिश करिए। एक और समझाती हूँ, जैसे कि ये रीजन मैंने ले लिया, अगर इसका नाम लेना है तो कैसे लिखूंगी मैं, क्रोमोसोम नंबर 17 है, आर्म कौन सी है, पी, उसके बाद में रीजन कौन सा है, आर्म पी है, रीजन 1 है, तो मैंने 1 लिख लिया। अब बैंड कौन सा है, बैंड 1 है,
अगेन मैंने 1 लिख लिया। अब बैंड के बाद में आता है सब बैंड। कौन सा है? सब बैंड है 4। लेकिन सब बैंड से पहले हमने क्या देखा था? एक हम पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद में सब बैंड लिखेंगे। तो ये नेम हो गया इस पर्टिकुलर रीजन का। इसके आधार पे हर क्रोमोसोम के हर रीजन का अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि अब इस रीजन का नेम हो गया 17p11.4। ये नाम हो गया क्रोमोसोम नंबर 17 के इस पर्टिकुलर रीजन का। और ये नेम जैसे कि हमने पहले ही एग्जाम्पल देखा था। तो ये पैटर्न है जिनके द्वारा क्रोमोसोम की नेमिंग की जाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको ये ऐसे सीक्वेंस कोई भी दे देगा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि बताइए इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्रोमोसोम का नंबर क्या है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि इसमें आर्म कौन सी यूज की गई है, किस आर्म के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे आपसे रीजन पूछ सकता है कि क्रोमोसोम के किस रीजन में प्रेजेंट है, या फिर इसमें बैंड कौन सा है और किस सब बैंड में ये प्रेजेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का हर एक लेटर, हर एक नंबर क्या बता रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और उम्मीद है आप लोग याद भी करके रखेंगे, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कुछ भी पूछ लेगा। बहुत छोटी सी, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, याद नहीं होगी तो आप फंस सकते हैं। अब आता है डिटेक्शन ऑफ जीनोम एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जो भी जीनोम है, क्रोमोसोम में अगर कोई म्यूटेशन है तो उसको डिटेक्ट कैसे करना है। डिटेक्शन ऑफ जीनोम एंड म्यूटेशंस। म्यूटेशंस को या जीनोम के डिटेक्शन के लिए एक मेथड यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। तो चलिए देखते हैं कि क्या है कैरियोटाइपिंग। A karyotype is the complete set of chromosomes in a cell. किसी भी सेल में जितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कैरियोटाइप बोलते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमंस दीज आर 46. Karyotyping is the direct observation of metaphase chromosome structure by arranging metaphase chromosome according to size. कैरियोटाइपिंग एक ऐसी प्रोसेस है, कैरियोटाइप का मतलब हुआ क्रोमोसोम्स, और कैरियोटाइपिंग मतलब कि उन क्रोमोसोम्स को देखना, पहचानना। और इसमें क्या किया जाता है, सेल साइकिल की मेटाफेज स्टेज में कैरियोटाइपिंग की प्रोसेस की जाती है। और इस मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स को अपने अपने साइज के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है और उसके बाद में उनके स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जाता है। Karyotyping requires collecting living cells and growing them in culture in the laboratory for 48 to 72 hours. कैरियोटाइपिंग करने के लिए आपको चाहिए होता है कि आप लिविंग सेल्स को कलेक्ट करें और उनको लगभग 48 टू 78 आवर्स तक लेबोरेटरी में आपको ग्रो कराना है। इंक्यूबेटर में प्रॉपर आप रखेंगे ताकि सेल्स की ग्रोथ हो, और उसके बाद में आप कैरियोटाइपिंग की प्रोसेस को परफॉर्म करें। The chromosomes in dividing cells that arrest in metaphase will yield a chromosome spread. जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं डिवाइडिंग सेल्स में, वो मेटाफेज पे अरेस्ट हो जाते हैं और एक क्रोमोसोम स्प्रेड बनाते हैं। When the cell nuclei are disrupted with hypotonic saline, यहाँ पे हाइपोटोनिक सलाइन मीडियम का यूज़ किया जाता है, जिसका कि काम होता है कि वो क्रोमोसोम के जो भी सेल है उसके न्यूक्लियस को डिसरप्ट कर दे, इंटीग्रेट कर दे। तो होता क्या है, जब ये जो उसका न्यूक्लियाई है ये डिसरप्ट हो जाएगा तो जो क्रोमोसोम न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वो बाहर आ जाता है। सेल साइकिल मेटाफेज में, सेल की मेटाफेज में ये अरेस्ट हो गई। लेट मी क्लियर दिस। मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो गई सेल साइकिल। अब यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस को तोड़ दिया गया और जो भी क्रोमोसोम्स थे वो सेल से बाहर आ गए। The 23 pairs of chromosomes can then be assembled into an organized display. अब क्या होता है, सारे क्रोमोसोम्स जब बाहर आ गए हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उनको आप असेंबल कर सकते हैं और असेंबल करके ऑर्गेनाइज डिस्प्ले और कैरियोटाइप, इसी को कैरियोटाइप भी बोलते हैं क्योंकि सारे ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं
उनको अपने साइज के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको साइज का ही ध्यान रखना है, आपको ये भी देखना है कि सेंट्रोमियर का अरेंजमेंट क्या है, सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट है, वेदर वो मेटासेंट्रिक है या टीलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, किस टाइप का क्रोमोसोम है, उनके बेस पे आप उनको अरेंज करते हैं। इसके साथ ही उनका जो साइज है उसके बेस पे अरेंज करते हैं। फाइनली जो बन के रेडी होता है वही आपका कैरियोटाइप होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो कैरियोटाइपिंग की आप जो प्रोसेस कर रहे हैं वो होता है। कैरियोटाइप है क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट और कैरियोटाइपिंग एक प्रोसेस है। यहाँ पे देख सकते हैं अ नॉर्मल मेल कैरियोटाइप, ये मेल कैरियोटाइप दिखाया गया है। इसमें क्या है, देयर आर 22 सेट्स ऑफ ऑटोसोम, जो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 सेट, उसमें से 22 सेट होते हैं ऑटोसोम के और एक सेट होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, दैट इज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स का। जो 22 सेट हैं ऑटोसोम्स के, वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, 2 कॉपीज होती हैं, एक कॉपी हर एक पेरेंट से आती है, एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, दैट इज एक्स एंड वाई। दिस कैरियोटाइप इज डिजिग्नेटेड 46XY। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ही क्रोमोसोम्स की स्लाइड बनाई गई है। ये 22 ऑटोसोम्स लिए गए हैं और यहाँ पे ये 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ पे रखा गया है सबसे पहले सबसे बड़ा क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर 1, फिर उसके बाद में क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 4, फर्दर ऐसे ही उनके साइज के बेस पे जैसे जैसे साइज कम होता जाता है उसी ऑर्डर में उनको अरेंज करते रहते हैं। और लास्ट में आके यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम्स को अरेंज किया गया है, दैट इज एक्स और वाई को। तो ये पूरा ह्यूमन क्रोमोसोम्स जो कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 के 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप देख सकते हैं। 22 नंबर यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक टोटल 22 ऑटोसोम्स हैं, दैट इज 44 क्रोमोसोम्स यहाँ तक प्रेजेंट हैं। और 45 एंड 46 ये टोटल सारे ही क्रोमोसोम्स यहाँ पे एक साथ में अरेंज हो गए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेल भी कर सकते हैं, हेल्पलाइन आपको दी गई है, आप कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट मत रखिए, क्लियर करिए हर चीज़ को। सो थैंक यू गाइज। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस।